गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 7 नवंबर है और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के आर पास वाली जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और आज हम आर पास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। देखिए, दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। यह चैप्टर हमें उस कहानी के बारे में बताएगा जिसके अंदर क्राफ्ट्स की किस तरीके से भारत के अंदर क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर। और उस समय सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज पर फोकस था जो कि थी टेक्सटाइल्स, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर औद्योगिक क्रांति में इन दोनों इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंदर मशीनीकरण से किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन का नाम सबसे आगे आया, यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। मतलब 19वीं शताब्दी के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे आगे, दुनिया के अंदर सबसे आगे आने वाला देश ब्रिटेन था। एंड व्हेन इट्स आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, और जब ब्रिटेन की आयरन और स्टील इंडस्ट्री 1850 में स्टार्ट हुई, ब्रिटेन केम टू बी नॉन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उस समय ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. ब्रिटेन के अंदर जो औद्योगिकरण हुआ उसका एक क्लोज कनेक्शन है वहाँ के संघर्ष से और वहाँ के उपनिवेशों से। मतलब क्योंकि भारत भी क्या था, ब्रिटेन का क्या था, एक उपनिवेश था, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर क्या कर रखा था, अपना अधिकार जमा रखा था। यू हैव सीन चैप्टर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स। आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही ये चीज़ देख ली थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से दशकों तक भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जमाती रही, ठीक है, और यहाँ पर व्यापार करती रही। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, सॉरी, ठीक है, हाँ जी। इन द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के लेट में, द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया। कंपनी क्या करती, भारत से चीज़ें खरीदती और उन्हें इंग्लैंड एक्सपोर्ट करती या यूरोप एक्सपोर्ट करती और वहाँ से प्रॉफिट कमाती उन्हें बेचकर। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के साथ ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत को एक विशाल बाजार के रूप में देखना शुरू किया और समय के साथ ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं ने भारत में एक बाहर लाना शुरू कर दिया। मतलब जिस तरीके से औद्योगिक प्रोडक्ट्स की वृद्धि के साथ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने औद्योगिक प्रोडक्ट्स के लिए भारत को एक विशाल बाजार के रूप में देखना शुरू किया और समय के साथ ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं ने भारत में बाढ़ लाना शुरू कर दिया। मतलब ब्रिटेन से भी जो बन के वस्तुएं आती थी या भारत से जो ब्रिटेन में वस्तुएं जाती थी, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से किया। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। यह किस तरीके से भारत के क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पर प्रभाव डालता है, दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। यही वह प्रश्न है जिसको हम इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, भारतीय टेक्सटाइल और दुनिया का मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में देखना है। अराउंड 1750, 1750, लगभग 1750 में, बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। 1750 के लगभग, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर अपना अधिकार नहीं किया था या बंगाल को जीता नहीं था, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। उस समय इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था।
इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्वासाइट क्राफ्ट्समैनशिप। भारतीय जो कॉटन था वह पूरी दुनिया के अंदर उत्तम शिल्प कौशल के आधार पर जाना जाता था। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, इनका व्यापार साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा था, एंड वेस्ट और पश्चिम में बहुत ज़्यादा था, एंड सेंट्रल एशिया में था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने भारत से टेक्सटाइल खरीदना स्टार्ट कर दिया। Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages। इस फलते फूलते व्यापार की यादें और भारतीय बुनकरों की शिल्पकारी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अभी भी कई शब्दों में सुरक्षित है। It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us। यह जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि यह शब्द कहाँ से आए हैं। ठीक है, वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, शब्द हमें इतिहास बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। So they began referring to all finely woven textiles as muslin, a word that acquired wide currency। यूरोपीय व्यापारियों ने वर्तमान में इराक के मोसुल में अरब व्यापारियों द्वारा किए गए इंडिया के पहले सूती कपड़े का सामना किया, इसलिए उन्होंने सभी महीन बुने हुए वस्त्रों को मसलिन के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। महीन का मतलब होता है बारीक। ठीक है, मतलब यूरोपीय व्यापारियों ने वर्तमान में इराक के मोसुल में अरब व्यापारियों द्वारा किए गए इंडिया के पहले सूती कपड़े का सामना किया। मतलब इराक के मोसुल के अंदर अरब व्यापारियों ने क्या किया कि इंडिया के पहले सूती कपड़े का वहाँ पर काम स्टार्ट किया, जिसका सामना किसने किया? यूरोपीय व्यापारियों ने। इसलिए उन्होंने सभी बारीक या महीन बुने हुए वस्त्रों को मसलिन के रूप में पुकारा। ठीक है, एक शब्द जिसने व्यापक मुद्रा का अधिग्रहण किया। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India। जब पुर्तगाली पहली बार भारत के अंदर मसालों के लिए आए थे तो वे सबसे पहले केरला के साउथ ईस्ट कोस्ट पर कालीकट के वहां पर उतरे। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड कैलिको, डिराइव्ड फ्रॉम कैलिकट, एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। जब ये पुर्तगाली यहाँ से मसाले लेके गए और साथ के साथ भारत का कॉटन टेक्सटाइल लेके गए, तब इन्होंने वहाँ पर जाकर इसको कैलिको कहा। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। और वहाँ की पुर्तगालियों की जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल्स थी वहाँ पर इस कॉटन टेक्सटाइल्स को कैलिको नाम से जाने लगा। देर आर मेनी अदर्स वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन वेस्टर्न मार्केट्स। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलरिटी थी। In figure 3 you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representatives in Calcutta in 1730। फिगर 3 में आप ये देखोगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 के अंदर कलकत्ता में अपने प्रतिनिधि को एक कागज़ भेजा है। ठीक है, ये वाला ये कागज़ था। ठीक है, इसके अंदर यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल का क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth। Browsing through the order book you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloths। These was known by their common name in the European trade as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide। उस वर्ष ऑर्डर 5,89,000 कपड़े का था। ऑर्डर बुक के माध्यम से ब्राउज करते हुए आपने कपास और रेशम के कपड़े की 98 किस्मों की एक सूची देखी होगी। यहाँ पर 98 किस्मों की कपास और रेशम की सूची है।
ये यूरोपीय व्यापार में उनके सामान्य नाम से माल के सामान के रूप में जाने जाते थे। आमतौर पर बुने हुए कपड़े के टुकड़े जो 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े होते थे। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 67 पर, नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। अमंग्स द पीसेज ऑर्डर्ड इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड चिंट्स, कौसा और खास एंड बंदान। अब किताब में कपड़े की विभिन्न किस्मों के नाम देखें। थोक में ऑर्डर किए गए टुकड़ों में सूती कपड़े छिंट्स, कोसा या खास और बंदना नाम से छपे हुए होते थे। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंट्स कम्स फ्रॉम? क्या आप ये जानते हो कि ये इंग्लिश टर्म चिंट्स कहाँ से आई है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट। ये हिंदी वर्ड चिंट से डिराइव्ड है। ए क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। ये एक तरीके का क्या होता है, कपड़ा होता है जो कि छोटा होता है और इसके अंदर कलरफुल फूलों की डिज़ाइन होती है। फ्रॉम द 1680s 1680 से देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फॉर देयर एक्सक्यूसाइट फ्लोरल डिजाइन्स। 1680 से इंग्लैंड और यूरोप के अंदर एक नया तरीके का ट्रेंड स्टार्ट हुआ जहां पर व्यक्ति उत्तम पुष्ट डिजाइन के कॉटन टेक्सटाइल्स वाले फूलों वाले कपड़े जिनको चिंट्स कहा जाता था वो पहनना स्टार्ट किए थे। फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लॉथेज ऑफ इंडियन फैब्रिक। इंग्लैंड के अमीर आदमी साथ ही साथ इंग्लैंड की जो क्वीन थी वे भी इंडियन फैब्रिक के कपड़े ही पहना करती थी। सिमिलरली द वर्ड बंदना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक फॉर हेड। इसी प्रकार शब्द बंदना अब गर्दन या सिर के लिए किसी भी चमकीले और मुद्रित दुपट्टे को संदर्भित करता था। मतलब जो दुपट्टे आज लगाए जाते हैं जिनको स्कार्फ कहा जाता था, ठीक है, नेक के आसपास, और उस समय उन कपड़ों को क्या कहा जाता था? बंदना कहा जाता था। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ये जो बंदना जो है वो बंधना से डिराइव्ड है एंड रेफर टू ए वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। ठीक है, ये एक इस तरीके के कपड़े को रेफर करती है जिसके अंदर टाइंग भी होती है और डाइंग भी होती है। मतलब उस कपड़े पर क्या किया जाता है? रंग किया जाता है। देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक डेट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा, चारपुर। देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के अंदर अलग क्लॉथ्स भी हैं जो कि नोटेड किए गए इनके ओरिजिन पर। मतलब इनको इनके ओरिजिन के नाम से ही जाना जाता है। ये कपड़े जहाँ से आए हैं, जिस जगह से आए हैं, उनको उस नाम से ही जाना जाता है, चाहे वो उस कपड़े का नाम कासिम बाजार हो, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा या चारपुर हो। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स, ये जो शब्द थे वो दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पर, हर जगह पर यूज होते थे। तो वो इस चीज़ को बताते थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।